हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वियतनाम के ई वीजा के लिए हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इन 2025, वो भी एक ऑफिशियल और जेन्युइन वेबसाइट से विच इज नाउ अपडेटेड। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल मैं वियतनाम के दो ऑफिशियल पोर्टल्स पर जहाँ से हम अपने वियतनाम के ई वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। तो जो सबसे पहला वेबसाइट है वो है तीतक दियंतु, और जो दूसरा वेबसाइट है वो है evisa.gov.vn। तो जो तीतक दियंतु जो वेबसाइट है वो बेसिकली वियतनामीज में, तो आप चाहे तो लैंग्वेज ऑप्शन में जाके इसे इंग्लिश में भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी इंग्लिश में हो चुका है। तो चलिए अब हम किसी भी एक वेबसाइट पर जाके अपने वियतनाम के ई वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। तो नीचे आप देख सकते हो कि जो पहला स्टेप है वो है फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा है कंप्लीट पेमेंट, और तीसरा है रिसीव ई वीज़ा ऑनलाइन। तो जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वियतनाम ई वीज़ा इज वैलिड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 90 डेज फॉर सिंगल और मल्टीपल एंट्रीज। और ई वीज़ा की जो फीस है वो है $25 फॉर सिंगल एंट्री और $50 फॉर मल्टीपल एंट्री। एंड फॉरेनर्स यूजिंग ई वीज़ास मस्ट एंटर एंड एग्जिट वियतनाम थ्रू इंटरनेशनल बॉर्डर गेट्स डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो जो लिस्ट ऑफ बॉर्डर गेट्स है वो आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो चलिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट मस्ट डिक्लेयर सफिशिएंटली एक्यूरेटली एंड हॉनेस्टली all through information in English with multiple choices questions. Applicant is required to take right on all the appropriate answers. In case choosing others answers, applicant must declare specific information. E-visa application will be denied by Vietnam Immigration Authority। अगर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो गलत होगा तो चलिए अब लिस्ट ऑफ बॉर्डर गेट्स देखते हैं। तो टोटल 42 गेट्स है लिस्ट ऑफ बॉर्डर गेट्स में। तो जो लिस्ट ऑफ लैंड बॉर्डर गेट्स है वो टोटल 16 है। तो अगर आप वियतनाम बाय लैंड से आने वाले हो तो इनमें से किसी भी गेट से आप एंटर कर सकते हो। तो चलिए अब नीचे जाते हैं और देखते हैं लिस्ट ऑफ एयर बॉर्डर गेट्स। तो यहाँ पर टोटल 13 गेट्स है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेंसन नट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा है दानंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और तीसरा है नोए बाई जो कि हैनोई में पड़ता है। तो चलिए अब नीचे जाते हैं और देखते हैं लिस्ट ऑफ सी बॉर्डर गेट्स है। तो अगर आप वियतनाम बाई सी से एंटर करने वाले हो तो ये जो 13 गेट्स है इनमें से किसी भी गेट से भी एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नियर चांग पोर्ट यानी कि नात्रांग पोर्ट, और दूसरा है होचिमिन सिटी पोर्ट। तो चलिए अब हम नीचे जाते हैं और कंफर्म कंप्लायंस विद वियतनामीज लॉस अपॉन एंट्री और कंफर्मेशन ऑफ रीडिंग केयरफुली इंस्ट्रक्शन एंड हैविंग कंप्लीटेड एप्लीकेशन पर चेक करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमें वियतनाम का ई वीज़ा का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमें देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला है फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा है रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, और तीसरा है पेमेंट। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो कि आपको अपना फोटो और अपना पासपोर्ट का फ्रंट पेज अपलोड करना पड़ेगा। और फोटो का जो डायमेंशन है वो होना चाहिए 4x6 सेंटीमीटर जेपैक फॉर्मेट, और साइज होना चाहिए लेस देन 2 MB, शुड बी स्ट्रेट फेस, नो हैट, नो ग्लासेस, फॉर्मल क्लोथ विथ वाइट बैकग्राउंड। तो चलिए अब मैं कोई भी एक फ़ोटो को अटैच कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं एक मिस्टर बीन का एक ले लेता हूँ फोटो, प्लस पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है उसे भी मैं अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे मैं ये दोनों चीज़ें अपलोड करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों के जो फेस है उसे मैच करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पर आपका फेस मैच नहीं होगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, लेकिन इस केस में आप देख सकते हो कि दोनों फेसेस को मैच कर रहा है, और ये दोनों फेस जो है वो मैच हो चुका है, और यहाँ पर दिखा रहा है कि 96.93% ये मैच हो चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हो कि पासपोर्ट के फ्रंट पेज का जो डिटेल्स है वो एक्स्ट्रा होकर ये ऑटोफिल हो चुका है, लेकिन फिलहाल तो इन्फॉर्मेशन गलत है जिसे मुझे ठीक करना पड़ेगा। लेकिन खैर, जैसे हम अपना फोटो और पासपोर्ट का फ्रंट पेज अपलोड करते हैं तो जो सबसे पहला स्टेप हमें कंप्लीट करना पड़ता है वो होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि प्लीज डबल चेक द इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पासपोर्ट। आपका जो डिटेल्स है जो ये ऑटोमेटिकली फिल हुआ है, अगर वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हो। एंटर नेम एज ऑन द ICAO लाइन इन द पासपोर्ट। अगर आपके पासपोर्ट में सिर्फ सरनेम है तो सरनेम डाल के छोड़ सकते हो, अगर गिवन नेम है तो गिवन नेम डाल के छोड़ सकते हो, लेकिन नॉर्मली पासपोर्ट में सरनेम और गिवन नेम दोनों ही रहता है, तो हम दोनों ही डाल के इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलिए सरनेम में मैं डालता हूँ एटकिंसन, कोई भी एक रैंडम नेम में डाल रहा हूँ यहाँ पर, और मिडल एंड गिवन नेम में मैं डालता हूँ रोहन बीन करके, और डेट ऑफ बर्थ में मैं डालता हूँ 1 जन 2000। इनकेस आपको सिर्फ अपना ईयर ही पता है तो ओनली ईयर इस नोन पर क्लिक करके आप सिर्फ अपना ईयर ही मेंशन कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली पासपोर्ट पे मंथ डेट और ईयर तीनों ही रहते हैं, इसलिए मैं फुल पर क्लिक करूँगा और इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो चलिए आप जाते हैं सेक्स पर। अगर आप मेल हो तो मेल देना, फीमेल है तो फीमेल रखना, तो मैं यहाँ पर मेल रखूँगा। और नेशनलिटी पे इंडिया होगा। और आइडेंटिटी कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, लेकिन एस्ट्रिक मार्क नहीं, इसलिए आप इसे छोड़ सकते हो। और ईमेल आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम ईमेल आईडी डाल देता हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि विल सेंड यू एन ईमेल टू दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू एक्टिव योर ई वीज़ा वियतनाम अकाउंट। तो ईमेल आईडी एकदम सही से डालना जो भी आपका एक्चुअल ईमेल आईडी हो, मैं तो यहाँ पर कोई भी रैंडम डाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। और एग्री टू क्रिएट अकाउंट बाय ईमेल, तो इसी ईमेल से आपका एक अकाउंट भी क्रिएट होगा। तो चलिए रिलीजन पे जाते हैं। अगर आप हिंदू तो हिंदू डालना, मुस्लिम हो तो मुस्लिम डालना, मैं यहाँ पर क्रिश्चियन डाल
देता हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ में मैं मुंबई डालूंगा। जिस भी सिटी में बॉर्न हुआ है बस उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर डालना है। फॉर एग्जांपल अगर आप चेन्नई में बॉर्न हो तो चेन्नई डालना है, दिल्ली में बॉर्न हुए तो दिल्ली डालना है। री एंटर ईमेल, तो अब मैं फिर से अपना यहाँ ईमेल आईडी डाल देता हूँ। और नीचे लिखा है कि हैव यू एवर यूज एनी अदर पासपोर्ट टू एंटर इनटू वियतनाम? नो। डू यू हैव मल्टीपल नेशनलिटीज? नो। वायलेशन ऑफ द वियतनामीज लॉज रेगुलेशन इफ एनी? नो। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर, जो कि रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। तो इशू ई वीज़ा फॉर सिंगल एंट्री या फिर मल्टीपल एंट्री, तो मैं फिलहाल सिंगल एंट्री सेलेक्ट करूँगा। एंड ग्रांट ई वीज़ा वैलिड फ्रॉम, तो मैं यहाँ पर डेट सिलेक्ट करता हूँ 11 जन 2025 टू 21 जन 2025। तो मुझे 11 दिनों के लिए वीज़ा चाहिए। और चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पर, जो कि पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ डबल चेक द इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पासपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पासपोर्ट का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो फिलहाल तो ये गलत है, तो इसे मैं ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडम पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ X123456 करके डाल देता हूँ। इशूइंग अथॉरिटी प्लेस ऑफ इशू, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा मुंबई। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मुंबई, और टाइप में होगा ऑर्डिनरी पासपोर्ट। और डेट ऑफ इशू यानी मेरा पासपोर्ट कब इशू हुआ था, तो यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम डेट डाल देता हूँ 1 जन 2020 करके। और एक्सपायरी में भी मैं डाल देता हूँ 1 जन 2030 करके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 जन 2030। डू यू होल्ड एनी अदर वैलिड पासपोर्ट्स? नो। तो चलिए अब हम चलते हैं चौथे स्टेप पर, जो कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस डिक्लेयर इन केस डोमेस्टिक कॉन्टैक्ट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द करंट रेसिडेंस। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम एड्रेस डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बांद्रा वेस्ट मुंबई, और उसके ठीक बगल में कॉन्टैक्ट एड्रेस। तो इसका मतलब कि अब मैं आपको वो समझाता हूँ। मान लो मैं रहता हूँ मुंबई में, लेकिन पिछले 1 साल से मैं दिल्ली में ही काम कर रहा हूँ और दिल्ली में ही रह रहा हूँ। तो इन डैट केस मेरा जो कॉन्टैक्ट एड्रेस होगा वो होगा दिल्ली का, और मेरा जो परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस होगा वो होगा मुंबई का। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम दिल्ली का एड्रेस डाल देता हूँ, पड़पड़गंज न्यू दिल्ली। लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपके पासपोर्ट में जो परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है वही एड्रेस आप या परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस में डालिए, और वो सेम एड्रेस आप कॉन्टैक्ट एड्रेस में भी डालिए, जिससे कि यू विल बी ऑन द सेफर साइड। टेलीफोन नंबर, तो यहाँ पर हमें अपना टेलीफोन नंबर डालना है। तो मैं यहाँ कोई भी एक रैंडम टेलीफोन नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 999 करके कोई भी रैंडम टेलीफोन नंबर डाल देता हूँ। और एमरजेंसी कॉन्टैक्ट, तो फुल नेम में मैं डालता हूँ जिमी एटकिंसन। और करंट और रेसिडेंशियल एड्रेस में मैं सेम एड्रेस डाल देता हूँ, बांद्रा वेस्ट मुंबई करके। और टेलीफोन नंबर मैं डालता हूँ 8888 करके, कोई भी रैंडम एड्रेस डाल रहा हूँ, लेकिन आपको एकदम सही डालना है। और रिलेशनशिप ब्रदर करके डालता हूँ। जो फिफ्थ स्टेप है वो है ऑक्यूपेशन। तो ये इतना मैटर नहीं करता क्योंकि यहाँ पे कोई भी एस्ट्रिक मार्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस कैटेगरी को भी फिल कर देता हूँ। तो ऑक्यूपेशन में आप बिजनेसमैन, स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड जो भी हो आप डाल देना। तो मेरे केस में मैं डालूंगा एम्प्लॉय। और ऑक्यूपेशन इन्फो एंड पोजीशन, तो दोनों में आप कंफ्यूज मत हो ना। बेसिकली ऑक्यूपेशन इन्फो इस ब्रॉडर टाइटल। मान लो आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर के अंदर न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं। तो ऑक्यूपेशन इन्फॉर्मेशन में आपको डॉक्टर डालना पड़ेगा, और पोजीशन में आप डालोगे न्यूरोलॉजिस्ट या फिर फिजियोथेरेपिस्ट। तो मेरे केस में मैं ऑक्यूपेशन इन्फॉर्मेशन में मैं डालूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और कंपनी का कोई भी रैंडम नाम डाल देता हूँ मैं, XYZ IT कंपनी। और पोजीशन में मैं डाल दूंगा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। और कंपनी का जो एड्रेस है वो मैं डालता हूँ माहिम वेस्ट मुंबई। और फ़ोन नंबर भी मैं एक रैंडम फ़ोन नंबर डाल देता हूँ 7777 करके। अब चलते हैं छठे स्टेप पर, जो कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो पर्पस ऑफ एंट्री, तो पर्पस ऑफ एंट्री है टूरिस्ट, विजिटिंग रिलेटिव्स, वर्किंग, बिजनेस, अदर। अगर आप काम करने जा रहे हो तो वर्किंग सिलेक्ट करना, बिजनेस करने जा रहे हो तो बिजनेस सिलेक्ट करना। फिलहाल मेरे केस में मैं सिलेक्ट करूँगा टूरिस्ट। इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री विल बी 11/1/2025। इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन वियतनाम विल बी 11। फोन नंबर इन वियतनाम से ब्लैंक ही छोड़ देना। और रेसिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम, तो जो आपने पहला हॉस्टल या होटल बुक किया होगा उसी का एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं डालूंगा नेचुरल हाउस हॉस्टल। और प्रोविंस सिटी होगा होचिमिन सिटी। और डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट 5। और जो वार्ड होगा वो होगा वार्ड 4। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वार्ड 4। इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एंट्री, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टेंसेंडेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एग्जिट, तो उस पर भी मैं डाल देता हूँ टेंसेंडेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपके केस में शायद दानांग या नोएबा या कुछ भी हो सकता है, तो वो आप चेक करके डाल देना। और कमिटेड टू डिक्लेयर टेम्पररी रेसिडेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ वियतनामीज लॉ, तो इसे मैं टिक करूँगा कि हाँ यहाँ पर मैं टेम्पररी रहने आया हूँ। एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, जैसे एप्लीकेंट प्लान्स टू कॉन्टैक्ट व्हेन एंटर इनटू वियतनाम? नो। हैव यू एवर बीन इनटू वियतनाम इन द लास्ट 1 ईयर? नो। डू यू हैव रिलेटिव्स हु करंटली रिसाइड इन वियतनाम? नो। मान लो अगर आप वियतनाम में पिछले 1 साल में आए हो तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना पड़ेगा। और आप कौन सा दिन और कौन से महीने में आप यहाँ पर आए थे वो आपको डिटेल्स डालना पड़ेगा, और कितने दिनों के लिए रहे वो भी आपको डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा। और पर्पस ऑफ ट्रिप, बिजनेस या टूरिस्ट जो भी था वो आपको डालना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर टूरिज्म डालता हूँ। मान लो आप 1 साल में 2 बार आए थे तो आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना पड़ेगा, और उसके भी डिटेल्स डालना पड़ेगा, मतलब कौन से दिन और कौन से महीने में आए थे और कितने दिनों के लिए रहे थे, और पर्पस ऑफ ट्रिप क्या था, बिजनेस था या टूरिस्ट था। तो फिलहाल मेरे केस में से कुछ भी नहीं है, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। और चलते हैं 7वें स्टेप पर,
any children under 14 years old who are issued with the same passport request to be issued the same e-visa if any। अगर आपका कोई बच्चा है who is under 14 years old who are issued with the same passport, तो उसका डिटेल भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो बस आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना पड़ेगा और उनका फुल नेम और सेक्स में ये मेल या फीमेल है वो डालना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ भी आपको उनका डालना पड़ेगा। साथ ही आपको उनका फोटो भी अटैच करना पड़ेगा। और ऊपर आप नोट में देख सकते हो कि डू नॉट रिक्वेस्ट एन इलेक्ट्रॉनिक वीजा फॉर ए चाइल्ड इशूड विद ए शेयर्ड पासपोर्ट इफ दैट चाइल्ड हैज बीन इशूड ए सेपरेट पासपोर्ट। इंडिया में तो बच्चों के लिए अलग से पासपोर्ट बनता है, तो उस हिसाब से तो आपको उनके लिए भी अलग से वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसे कैंसिल करूंगा और चलूंगा अपने आखिरी और 8वें स्टेप पर, जो कि ट्रिप्स एक्सपेंसेस इंश्योरेंस। तो ये मैंडेटरी नहीं है भरना, लेकिन फिर भी मैं इसे भर ही दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो ये ट्रिप्स एक्सपेंसेस और दूसरा है इंश्योरेंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ इंटेंडेड एक्सपेंसेस इन यूएसडी, यानी आप कितना खर्चा करोगे वियतनाम में अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम अमाउंट डाल देता हूँ 1000। डिड यू बाय इंश्योरेंस, यस स्पेसिफाई है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि $1,00,000 का मैंने इंश्योरेंस लिया है। एंड हु विल कवर द ट्रिप्स एक्सपेंसेस ऑफ द एप्लीकेंट, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पर्सनल। और पेमेंट कैसा करूँगा, तो पेमेंट में करूँगा बाय क्रेडिट कार्ड। और यहाँ पर ये बाय डिक्लेयर पर चेक करूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि हम सेकंड पेज पर आ गए, जो कि रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। तो बस हमें रिव्यू करना है, अगर सब कुछ सही है तो बस यहाँ पर कैप्चा डालना है और कैप्चा डालकर सीधा नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिखा रहा है डिक्लेरेशन कंप्लीटेड। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कोड भी दिखा रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कंफर्म पर क्लिक करके सीधा थर्ड पेज पर चले जाना, जो कि ये पेमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर फिर से एक बार अपनी डिटेल्स देख लेना और ये ई वीज़ा ऐप नंबर और जो अमाउंट हमें भरना है वो है 25 USD। तो चलिए नीचे चलते हैं, आई एग्री टू पे पर टिक करता हूँ और पेमेंट पर क्लिक करके हम सीधा चले जाएंगे पेमेंट गेटवे पर। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिखा रहा है वो दिखा रहा है पे बाय ATM कार्ड। तो अगर आपके पास इस बैंक का कार्ड है तो आप इससे पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली आप पे बाय वीज़ा, मास्टर, JCB, MX से ही करोगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पर मास्टर कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मास्टर कार्ड पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि ऊपर जो अमाउंट दिखा रहा है वो है 631275 वियतनामीज डोंग, विच इज़ बेसिकली 25 USD। तो बस यहाँ पर हमें अपना कार्ड नंबर डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, बिलिंग एड्रेस डालना है, सिटी डालना है, कंट्री में होगा इंडिया, एक्सपायरी डेट और ईयर डालना है और CVV डाल के कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और फिर 1 या 2 दिन के बाद आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस जानने के लिए फिर से उसी वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर जाकर आपको सर्च पर क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो चेक एप्लीकेशन स्टेटस। तो बस जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कोड है उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है ई वीज़ा ऐप नंबर पर और आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और जो सिक्योरिटी कोड यानी कि कैप्चा डालकर सर्च पर क्लिक करना है। और फिर सर्च रिजल्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपना पूरा नाम, पासपोर्ट नंबर और ई वीज़ा कोड देख सकते हो। और यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में अनपेड दिखा रहा है, लेकिन आपके केस में ये पेड या फिर सक्सेसफुल दिखाएगा। और यहाँ पर जो सेव फॉर्म दिखा रहा है उसकी जगह पर डाउनलोड ई वीज़ा करके लिखा हुआ आएगा। तो बस आपको अपना ई वीज़ा डाउनलोड करना है और कुछ इस तरह का होगा आपका ई वीज़ा। और इनके 4 से 5 दिन हो गया होगा और अभी तक आपका वीज़ा नहीं आया होगा तो बस आपको कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम डालना है, अपनी नेशनलिटी यानी कि इंडिया डालना है और अपना फ़ोन नंबर डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना पासपोर्ट नंबर भी डालना है और टाइप। अगर आपने गलती से गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया होगा तो रॉन्ग एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करना, पेमेंट फेल हुआ होगा तो पे फील्ड सिलेक्ट करना। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कोड ही याद नहीं तो डोंट रिमेंबर रजिस्ट्रेशन कोड पर सिलेक्ट कर लेना। लेकिन इस केस में क्योंकि हमारा ई वीज़ा ही नहीं आया है इसलिए हम टाइप में अदर सिलेक्ट करेंगे और डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल में मेंशन करेंगे कि हमने हमारा वीज़ा कब अप्लाई किया था और अभी 5 दिन हो गए लेकिन अभी तक हमारा ई वीज़ा आया ही नहीं है। और अपलोड फाइल में हमें अपना फोटो, पासपोर्ट का फ्रंट पेज और जो स्क्रीनशॉट लिया था हमने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कोड का उसको अपलोड करना है, जिससे कि उनको हमारा एप्लीकेशन ढूंढने में काफी आसानी हो जाएगी और वो इमीडिएट एक्शन भी ले पाएंगे। तो बस यहाँ पर हमें कैप्चा डालना है और सेंड पर क्लिक कर देना है। तो देखा आपने वियतनाम के ई वीज़ा को अप्लाई करना काफी सिंपल और ईजी है। इनकेस अगर आपने किसी प्राइवेट वेबसाइट से अप्लाई किया होगा और उसका वीज़ा भी आपको मिला होगा तो वो जेन्युइन है कि नहीं वो चेक करने के लिए मैं आपको एक ईमेल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 5th पॉइंट है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ऑल इंक्वायरीज रिगार्डिंग वीजास, नोटरी, कॉन्सुलर सर्विसेज मस्ट बी सेंड टू कॉन्सुलर सेक्शन @vietnam embassy delhi.in। यानी अगर आपको जानना है कि आपका जो ई वीज़ा है वो जेन्युइन है कि नहीं तो आपको अपना ई वीज़ा जो है वो इस ईमेल पर भेजना है और वो आपको रिप्लाई करके बता देगी कि आपका जो ई वीज़ा है वो जेन्युइन है भी या नहीं। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ऑल अदर वेबसाइट्स आर इनवैलिड। सो बेहतर होगा कि अब इन्हीं 2 वेबसाइट से अपने वियतनाम के ई वीज़ा के लिए अप्लाई करें। यही चाहूंगा कि आप किसी भी प्राइवेट वेबसाइट पर ना जाए और इन्हीं 2 ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने वियतनाम के ई वीज़ा के लिए अप्लाई करें, वो भी सिर्फ $25 में, यानी कि तकरीबन 2100 रुपए में। और जाने से पहले मैं आपको 2 टिप्स तो जरूर देना चाहूंगा। पहला टिप्स तो ये कि जब भी आप वियतनाम के ई वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे ना तो कोशिश करना कि आफ्टर मिडनाइट ही अप्लाई करें, यानी कि 12 AM से 7 AM के बीच में, क्योंकि तभी डेटा ट्रैफिक भी कम रहता है और पेमेंट भी काफी इजीली हो जाता है। और दूसरा टिप तो मैं ये देना चाहूंगा कि जब भी आप पेमेंट करोगे ना तो OSK के जरिए ही पेमेंट करना है, OSK या फिर कीबोर्ड व्यूअर कहते हैं उसे, उसके जरिए आप पेमेंट करें। क्योंकि
ओएस के जरिए पे हमें फिजिकली कीपैड दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम माउस के जरिए कीपैड प्रेस करते हैं, जिससे कि हम अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल्स डालकर पेमेंट कर देते और हैकर्स को पता भी नहीं चलता कि आपने कौन सा कीपैड दबाया था। तो ये एक सेफर ऑप्शन है पेमेंट करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपके कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय।